और अब वक्त यूके प्राइम का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना यानी मेरी संपत्ति मेरा हक के तहत उत्तराखंड के 50 गांवों के 6,800 लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ लाभार्थियों से बात भी की। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, अरविंद पांडे और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो इस कार्यक्रम में चूंकि 6 राज्यों के 763 गांव जिन्हें लाभ पहुंचेगा और एक बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री ने संबोधन भी किया था और उसमें विपक्ष को भी निशाने पर लिया था। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश के यमकेश्वर के चीला रेंज परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही सीएम रावत ने जंगल सफारी मार्ग और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्क निदेशक डीके सिंह से चीला रेंज से संबंधित जानकारी भी ली। दरअसल 15 नवंबर से जंगल सफारी को पर्यटकों के लिए खोला जाना है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। और किस तरह की तैयारियां हैं, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं, कहीं कोई अनियमितता तो नहीं, इसका मुख्यमंत्री ने खुद जायजा लिया। और सीएम रावत ने चीला रेंज परिसर का निरीक्षण किया है और यहां का खुद वो व्यवस्थाओं को देखते हुए नजर आए। क्योंकि कोरोना काल के चलते कई तरह के काम जो है प्रभावित हुए, कई तरह की रास्ते बंद थे, कई जगहों को बंद किया गया था। अब धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के जरिए आज देश के 6 राज्यों के 763 गांव में प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया, जिसका पीएम मोदी ने ऑनलाइन शुभारंभ किया, जिसमें उत्तराखंड के 2 जिले उधम सिंह नगर और पौड़ी को इस योजना में शामिल किया गया। स्वामित्व योजना के पायलट फेज के तहत आज जिले के 40 गांव के 6,598 लोगों को पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि भारत सरकार की योजना से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के लाखों किसानों को स्वामित्व योजना का लाभ मिलेगा। अब किसानों को बैंक से आसानी से ऋण भी उपलब्ध हो सकेगा और लोगों की जिंदगी आसान होगी। हाँ, बोलना तो था लेकिन आज समय कम होने की वजह से नहीं मौका मिल पाया। और लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि 70 सालों से हमें यहाँ पर जिस जगह पर हम रह रहे थे उसका मालिकाना हक हमारे पास नहीं था, जो आज हमें स्वामित्व योजना के द्वारा मोदी जी के द्वारा मालिकाना हक मिला। उसके लिए हम आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। किस तरह से भविष्य में हमें इस पर अगर मकान बनाना है या किसी अपने काम के लिए कोई लोन लेना है तो वो इस पर लाभ हमें मिल पाएगा, जिससे हम कोई अच्छा बिजनेस या अच्छा कार्य कर पाएँ। मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्वामित्व योजना के लिए पूरे देश में से 6 प्रदेश को चुना और इसे 6 में से एक उत्तराखंड प्रदेश को उन्होंने चिन्हित किया और इसका लाभ पहुँचाया। मैं उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं मोदी जी का कोटि कोटि उनका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप समझ सकते हैं कि जिस गरीब आदमी के पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हो और वह भी उसके नाम ना हो तो ना वो लोन ले सकता है, ना मकान बना सकता है। इन सब चीज़ों का अधिकार स्वामित्व योजना के तहत दिया है, जिससे व्यक्ति के नाम पे भूमि दरी का अधिकार उसको प्राप्त होगा, वह बैंक से लोन ले सकता है, वह जमीन किसी की भी स्वामित्व योजना के तहत वो खरीद सकता, बेच सकता है। यह अधिकार गरीब आदमी को प्राप्त होगा। निश्चित ही अपने आप में गरीब का सम्मान बढ़ाने वाला काम मोदी जी ने किया है। मैं उत्तराखंड की तरफ से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो लाभार्थी लोग हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि कई वर्षों से, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक किसी गरीब, अपवंचित और निम्न वर्ग के व्यक्ति को जमीनों से संबंधित इतना बड़ा अधिकार किसी सरकार ने देना तो क्या किसी ने सोचा भी नहीं था। उस काम को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना के तहत लागू करके गरीबों का सम्मान बढ़ाया है। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं।
और 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली महिला सायरा बानो बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर सायरा बानो बीजेपी में शामिल हुई हैं। पार्टी को उम्मीद है कि सायरा बानो पार्टी की नीति रीति को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 3 तलाक मामले पर उच्चतम न्यायालय में प्रथम याचिकाकर्ता श्रीमती सायरा बानो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और सिद्धांतों तथा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर वे भाजपा में सम्मिलित हुई हैं। भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बंशीधर भगत जी ने उन्हें प्रदेश कार्यालय में पार्टी में सम्मिलित किया और आशा व्यक्त की कि जिस प्रकार उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसी प्रकार भाजपा के रीति नीति को समाज के बीच में आगे बढ़ाने और विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं में उसे नीचे तक ले जाने में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उत्तराखंड में इन दिनों बीजेपी का विशेष अभियान चल रहा है। प्रदेश स्तर की कई बैठकें संपन्न की हैं, जिला स्तर की भी संपन्न होने जा रही हैं। 15 अक्टूबर बीजेपी उत्तराखंड के 13 जनपदों में बैठकों का आयोजन करेगी और उसके 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 252 मंडलों में कार्यकर्ता संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा दिया गया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की रूपरेखा भी तय कर दी है, यानी अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनता पार्टी का यह केंद्रीय कार्यक्रम है और पूरे देश के 15,000 मंडलों में यह वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में जो 252 मंडल हैं, 252 मंडलों में ये वर्ग आयोजित किए जाएंगे। उसकी कार्य योजना की हमने प्रदेश स्तर पर पहली बैठक की। उसके बाद सभी 14 जिलों में हमारी बैठकें कल तक संपन्न हो चुकी हैं और 10 से 15 के बीच में हम सभी मंडलों में कार्य योजना बैठक संपादित कर लेंगे। उसके अगले चरण में 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हम सभी 252 मंडलों के वर्गों को संपादित करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता उसमें वक्ता के रूप में, जनपद स्तर के कार्यकर्ता उसमें वक्ता के रूप में जाने वाले हैं। हमारे जो मंडल वर्ग हैं वो 2 दिवसीय होने वाले। 2 दिवसीय वर्गों में हम 10 विषयों के साथ कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। हमारे विषय जहाँ वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष है, वैचारिक पक्ष है, आज के समय के हिसाब से जो कार्यकर्ता जानकारियों से अपडेट रहे, सोशल मीडिया का किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए समाज के हित में, पार्टी के हित में, उसी प्रकार से हम केंद्र में जो हमारे 6 साल के जो बढ़ते हुए कदम हैं विकास को लेकर, हम किस भावनाओं के साथ उस विकास के कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, अंत्योदय की भावना के साथ। राज्य सरकार के जो 3-3.25 साल का हमारा कार्यकाल रहा है, उसमें हम किस प्रकार से प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं, उस सब बातों से हम कार्यकर्ता को पुनर्स्मरण भी कराएंगे, उसको जागृत भी करेंगे और हमारा कार्यकर्ता उसमें विषयों की समझ बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी की चूंकि नई संगठन की रचना नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक ज्ञान है, और उसे पता लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यह केवल 20 या 30 सालों में बनी हुई पार्टी नहीं है। इसका एक गौरवशाली अतीत रहा है, गौरवशाली विरासत और गौरवशाली विकास गाथा को लेकर हम इस पार्टी को इतना बड़ा कर पाए हैं। इन सब विषयों की जानकारी के वर्गों का आयोजन होगा। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी के तहत उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज हरिद्वार के लालगढ़ पहुंचे, जहां कृषि बिल के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान प्रीतम सिंह ने प्राइम न्यूज से बात की और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। हरिद्वार के लालडांग में आज किसान बचाओ खेती बचाओ के लिए कांग्रेस द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे जान लेते हैं किस तरह की रैली का आयोजन किया जा रहा है। जी प्रीतम जी, केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हितों के विपरीत काला कानून देश के अंदर लाया गया है, जिसके विरोध में किसान लगातार धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, रेल रुकने का काम कर रहा है।
हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया कि कांग्रेस जन किसानों की इस लड़ाई में किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम करें। और कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन किसानों के साथ लाभबद्ध होकर के इस काले कानून के विरोध में जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और आज हरिद्वार जनपद के लालढांग विधानसभा में आकर के कांग्रेस के लोग जो है इस काले कानून के विरोध में जो है अपना धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। जगह जगह आपका स्वागत भी किया गया, कई किसान भी आपसे मिले, तो किसानों का क्या दुख है, क्या आपको बता रहे हैं वो? देखिए, किसानों की विपरीत या किसानों के हितों के विपरीत एक काला कानून है। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने नया कानून बनाया, उस नए कानून में किसानों के हितों की अनदेखी की गई। MSP का हम जिक्र करते हैं, मिनिमम सब प्राइस, उसका कहीं पर उल्लेख नहीं है। और मैं कहना चाहता कि आज की तारीख में भी जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है केंद्र सरकार घोषित करती थी, उसके बाद भी किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता था, लेकिन अब इसमें उल्लेख नहीं है इस कानून में। दूसरी बात, इस कानून में ये कह दिया गया है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो फार्मिंग होगी। भाई, अगर छोटे किसानों की खेती को लेकर के कोई उद्योगपति खेती करने का काम करेगा, तो अगर कहीं पर कोई विवाद होगा तो उस विवाद में जो है किसान उस बड़े आदमी से नहीं लड़ पाएगा। इस सरकार ने किसानों को जो है पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो 1955 में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, उसको समाप्त करने का काम किया। पहले कोई भी उद्योगपति या व्यापारी एक सुनिश्चित मात्रा में जो है भंडारण कर सकता था। इस सरकार ने उस भंडारण को जो है असीमित कर दिया है। और स्वाभाविक बात है, जो लोग भंडारण करेंगे वो अपना जो है फसल तब या जो अपना माल है वो तब बाजार में लाएंगे जब उसकी जो है महंगाई, उसकी जो है कीमत जो ऊपर आसमान चढ़ रही होगी। उस परिस्थिति में उपभोक्ता को भी नुकसान है, किसान को भी नुकसान है। देखा आपने कि जो है पवार ने बताया कि किस तरह से जो किसानों को नुकसान हो रहा है और लगातार किसान उनसे मिले, उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया है। और किसानों की इस आवाज़ के लिए वो आज लालढांग के क्षेत्र में पहुँचे हैं। हरिद्वार से प्राइम न्यूज़ के लिए नरेश तोमर की रिपोर्ट। और जोशीमठ में ओली की नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप और इसके आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान उप महानिरीक्षक गंभीर सिंह चौहान और CMO महेंद्र कुमार के दिशा निर्देश पर चलाया गया। पौड़ी में गेंद मेले को व्यापक रूप देने की कवायद शुरू हो गई है। इसे लेकर द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख ने 30 लाख की लागत से बनने वाली बहुउद्देशीय भवन की नींव रखी। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख राणा ने कहा कि अब द्वारीखाल की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब स्थानीय जनता के साथ मिलकर इस उपेक्षित क्षेत्र के विकास की लड़ाई का झंडा बुलंद किया जाएगा। और वक्त यहां एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। प्रकृति की हूँ संपदा, अमित अमेय निर्द्वंद हूँ, विशाल विविध विराट हूँ, भारत का जूं त्रिपुंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। योग की है थाती यहीं, आयुष का परिवेश हूँ, वीरों की जन्मभूमि हूँ, श्रद्धा का सबकी केंद्र हूँ, मान देते हैं सभी, मैं उत्तराखंड हूँ। टूटी हजारों आफतें, दैवीय हो या तामसी, भूस्खलन हो या बारिशें, मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं। लड़ रहा कोरोना से, हौसला नहीं खोना है, सजग हूँ, सशक्त हूँ, मैं तैयार हूँ, सतर्क हूँ। कोरोना को हराना है, अपना कर्तव्य निभाना है, रखनी है 2 गज की दूरी, मास्क हमेशा लगाना है। अभी रहना है होशियार, अभी खतरा है बरकरार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।
हल्द्वानी के रामपुर रोड में एक दंपत्ति की आत्महत्या की खबर से पूरे इलाके में दहशत है। बताया जा रहा है कि शिवसेना के पूर्व पदाधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर चंद्र प्रकाश की पत्नी दीपा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद चंद्र प्रकाश ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर खुद को खत्म कर लिया। हल्द्वानी में देखिए 2 लोगों की अभी जो है मौत की सूचना हमारे पास आई थी। मौके पे पुलिस आई यहाँ पर, तो हमने देखा कि एक हस्बैंड और वाइफ थे यहाँ पर। हस्बैंड ने के जो है गोली लगी हुई है, उन्होंने अपने फेस और पूरा विकृत है। इसी तरह से जो महिला थी उसके पास से हमें वन की शीशी संभवतः नुआन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि झाग वगैरह निकल रहा है प्रथम दृष्टया। और पूरे घटनाक्रम को हमने जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, जो भी एविडेंस हमें लेने थे वो सब हमने ले लिए। हमें मौके पे बंदूक भी, उनकी जो है लाइसेंसी असलहा है संभवतः, वो भी हमें मिला है। और सारी चीज़ों की फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं हम, और इन सब लोगों को जो है अभी यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज रखा है। सर, ये दोनों तो जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति क्या करते थे सर, की जानकारी मिल पाई है? हाँ, व्यक्ति हमें तो संभवतः सुनने में आया कि प्रॉपर्टी का काम करते थे वो कुछ, और हम उस एंगल को भी देख रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है उसको भी देखते हैं। बाकी अभी संभवतः आपस का कोई इनके बीच विवाद की भी संभावना हो सकती है। सारे एंगल्स को हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो प्रथम दृष्टया हम बस मौके पर पहुँचे हैं और डिटेल से अभी ऐसी तफ्तीश बाकी है। रुड़की के लक्सर तहसीलदार सुनैना राणा की बिजनौर के नजीबाबाद में सड़क हादसे में मौत हो गई। सुनैना राणा की गाड़ी नजीबाबाद के पास नहर में गिर गई। हादसे में तहसीलदार सुनैना राणा, अर्दली होमगार्ड और ड्राइवर की भी मौत हो गई। स्थान है ये बोलिया, यहाँ पर एक दुर्घटना रात में घटी है, जिसमें तहसीलदार उत्तराखंड के सुनैना राणा, ये लोग उनकी कोई ट्रेनिंग थी नैनीताल से, वहाँ से वापस रुड़की जा रहे थे। रात में ये एक्सीडेंट हुआ। पुल की रेलिंग तोड़ करके इनकी बोलेरो गाड़ी ये नहर में गिर गई। यहाँ नहर में पानी बहुत ज़्यादा है, बहाव बहुत तेज़ है। तो ये 3 लोग, यानी तहसीलदार रुड़की सुनैना राणा, उनका ऑर्डरली और उनका ड्राइवर, ये 3 लोग बोलेरो गाड़ी में थे। तो ये इसमें डूब करके उनकी मृत्यु हुई है। इनके शवों को इससे निकाल लिया गया है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गाड़ी भी ट्रेन के माध्यम से निकाल ली गई है। अब जो भी इसके आगे की कार्यवाही वो कराई जा रही है। उत्तराखंड के अधिकारियों ADM हरिद्वार को इसकी सूचना तत्काल दे दी गई, और जो भी इसमें आगे कार्यवाही है वो कराई जा रही है। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार जहां पूरी तरह अलर्ट है, वहीं प्रशासन कोरोना नियमों का पालन कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसे लेकर IG अभिनव कुमार ने रुद्रप्रयाग का दौरा किया, जहां उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस कड़ी में उन्होंने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम का भ्रमण कर पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। रेंज का प्रभार मैंने 30 जून को संभाला था, और उसके बाद चूंकि लगातार कोविड की चुनौती बनी हुई थी और रिस्ट्रिक्शंस बने हुए थे, तो हमारे रेंज के, गढ़वाल रेंज के जो पर्वतीय जनपद थे उनका मैं स्वयं जाके भ्रमण नहीं कर पाया था। और अभी चूंकि 15 दिन पहले ही जो अनलॉकडाउन 5 वाले फेज़ में और लिबरलाइज किया गया है पर्यटन भी और तीर्थाटन भी, तो उसके चलते 4 धाम यात्रा रूट पर तीर्थयात्रियों का आवागमन बढ़ा है। तो इन्हीं की तैयारियों का और जो हमारे यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी, इनका सुपरविज़न करने के लिए, इनको देखने के लिए मैं यहाँ आया था। और आज जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय में SP साहब से, उनके सभी सर्कल ऑफिसर्स के साथ, सभी थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग भी हुई, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने यहाँ के अपराध की स्थिति के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में मुझे अवगत कराया। और मेरे द्वारा भी जो अभी लगातार कोविड की चुनौतियां हैं, जो 4 धाम यात्रा की चुनौतियां हैं, और कुछ क्षेत्र में जो संवेदनशील विषय हैं, जैसे महिला संबंधी अपराध, साइबर क्राइम, इनके बारे में इनके साथ विचार विमर्श किया गया और इनको आवश्यक निर्देश दिए गए। और रुड़की के सिविल लाइन स्थित एक होटल में CBSE एफिलेटेड स्कूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके प्रमुख ने, जिसमें अध्यक्ष कुलदीप त्यागी ने कहा कि स्कूल खोले जाने के लिए सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है। स्कूल हर स्थिति के लिए तैयार है। पूरी तरह से फीस नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल मैनेजमेंट उसको बर्दाश्त कर रहा है, उन खर्च को पूरे कर रहा है। जहाँ तक की बात है कि बच्चों को लाने की, आने की, देखिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दिशा निर्देश आए हैं वो भी हमारे
स्टेट गवर्नमेंट को आए, स्टेट गवर्नमेंट ने आगे वो हमारे शिक्षा मंत्री को फॉरवर्ड कर दिए, शिक्षा मंत्री ने आगे डीएम को मीटिंग की है। अब इसमें क्या आता है उस दिशा निर्देश का हम लोग पालन करेंगे। लेकिन अभिभावक, जहाँ तक अभिभावक की बात है, अभिभावक बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी बच्चे को स्कूल भेजा जाए। उनकी बात अपनी जगह सही है। सबसे पहले उनके अपने बच्चे हैं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके अपने बच्चे हैं। कहते हैं कि भाई बच्चे हैं तो पढ़ाई भी अगले साल भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, ऑनलाइन भी चल रही है। तो विद्यालय प्रबंधक किस तरह तैयार है जी? विद्यालय किस तरह तैयार है अगर स्कूल खुलते होंगे तो? देखिए, स्कूल अगर खुलते हैं तो विद्यालय की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मैं नहीं समझता कि जितनी जिम्मेदारी बढ़ती है उस जिम्मेदारी को पूरी को निभाने के लिए किस तरह से स्कूल प्रबंधन जो है वो तैयार रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।